आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आसित जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज से करीबन 24 साल पुरानी इस घटना में दरअसल हुआ कुछ यूं कि वो शनिवार का दिन था जब मैं घर में मस्त रजाई ओढ़कर लेटा हुआ था। इसी बीच मेरे घर का लैंडलाइन फ़ोन बजा। पहले तो मैंने कुछ देर तक फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था, मगर फिर सोचा कि शायद कोई ज़रूरी फ़ोन होगा। ये सोचकर मैं बिस्तर पर से उठा और लैंडलाइन के पास जाकर रिसीवर उठाया तो सामने फ़ोन पर मेरा दोस्त कमलेश था, जिसने घबराती आवाज़ में कहा, भाई भाई पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, मैं उन्हें लेकर अस्पताल आया हूँ, तू जल्दी आ जा यहाँ। ये बोलकर कमलेश ने फ़ोन रख दिया। कमलेश जो कि मेरे बचपन का दोस्त है, हालांकि अब वो हमारे गांव में नहीं रहता है, मगर अब भी महीने में 1-2 बार हम लोग कैसे भी करके मिल ही लेते हैं। एक वक्त पर कमलेश ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, तो अब दोस्ती दिखाने की बारी मेरी थी। लिहाजा मैंने फटाफट कपड़े बदल लिए और घर पर बिना कुछ खाए ही पापा को बताकर बस स्टैंड के लिए निकल गया। और बस स्टैंड पहुंचकर कमलेश के गांव जाने वाले बस में सवार हो गया। करीबन 2 से ढाई घंटे के सफ़र के बाद मैंने बस को वहीं जिला अस्पताल के पास रोकने को कहा। सीट से उठते वक्त पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जेब से कुछ नीचे गिर गया हो, मगर उस वक्त मैं बेहद जल्दी में था। यहाँ तक कि मैंने पीछे पलटकर देखा तक नहीं कि वो क्या गिरा है। बस से उतरते ही मैं सीधे अस्पताल की तरफ बढ़ने लगा। अस्पताल में दाखिल होते ही मैंने देखा कि कमलेश गेट पर खड़ा है। मैं जल्दी से चलकर उसके पास गया तो वो मुझे उस कमरे में ले गया जहां उसके पिताजी को रखा गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया था। खैर अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। ये सुनकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। कुछ देर बाद हमें कमलेश के पिताजी से मिलने की परमिशन मिली तो हम लोग उस कमरे में दाखिल हुए। कमरे में जाते ही सबसे पहले अंकल जी ने मेरे को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं और कमलेश उनके पास जाकर बैठ गए। मेरे बैठते ही उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा तो मुझे मेरे बचपन की बात याद आ गई। दरअसल बचपन में जब भी पापा काम पर चले जाते थे तो मैं अंकल और कमलेश के साथ ही उनके घर में ही रहा करता था। खैर अब तक रात हो चुकी थी और अब अंकल जी की हालत में भी सुधार आने लगा था। करीबन आधा 1 घंटा वहीं बैठने के बाद जब लगा कि अंकल जी ठीक हैं तो मैं उन्हें और कमलेश को बोलकर घर के लिए निकलने लगा। हॉस्पिटल से निकलने से पहले मैंने एक दफ़ा अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। घनी काली रात और वक्त को देखते हुए मैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के मेन गेट पर आया और वहाँ खड़े खड़े बस का वेट करने लगा। मैं अभी बस का इंतज़ार कर ही रहा था कि मेरी नज़र वहीं पास ही में बने चाय की दुकान पर गई। मैंने सोचा कि जब तक बस नहीं आ जाती तब तक एक कप चाय ही पी ली जाए, ठंड में चाय पीकर थोड़ी गर्मी आ जाएगी। मैं चाय दुकान की तरफ बढ़ ही रहा था कि इतने में ही बस आ गई। बस के रुकते ही मैं फटाफट बस में चढ़ने लगा क्योंकि ये आखिरी बस थी मेरे गांव जाने के लिए। इसके बाद कल सुबह से पहले मुझे कोई बस नहीं मिलेगी। मैं अभी बस में चढ़ा ही था कि कंडक्टर ने कहा, भाई साहब भाड़ा। जिस पर मैंने कहा, हाँ भाई दे रहा हूँ, नहीं भागूंगा तेरा भाड़ा लेकर। ठंड की वजह से बस में काफ़ी कम लोग सफ़र कर रहे थे। खैर मेरे को इन सब से कोई लेना देना नहीं था तो मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बस अपनी पूरी रफ्तार से घने कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। रात जितनी गहरी होती जा रही थी ठंड भी उतनी ही जोर पकड़ रही थी।
ठंडी हवाओं से बचने के लिए मैंने अपनी सीट वाली खिड़की को नीचे गिरा दिया और अपने मफलर को कान में अच्छे से ढक लिया। वैसे तो ये ठंड का ही मौसम चल रहा था, मगर पता नहीं क्यों आज मेरे को बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। मैं अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगा ताकि मेरे हाथ थोड़े गर्म हो जाएं। इसी बीच कंडक्टर एक एक करके सबसे भाड़ा लेने लगा। जब वो कंडक्टर मेरे पास आया भाड़ा लेने के लिए, तो मैं अपनी सीट से उठा और पर्स निकालने के लिए अपना हाथ पीछे वाली जेब में डाला। मगर ये क्या, मेरे पीछे वाली जेब में तो पर्स था ही नहीं। तभी मुझे ध्यान आया कि हॉस्पिटल जाते समय बस से उतरते वक्त मेरे जेब से कुछ गिरा था, शायद वो ही मेरा बटुआ था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि कंडक्टर को क्या बोलूं। इसी बीच कंडक्टर ने कहा, अरे भाई साहब भाड़ा दे दो यार, आगे भी लेना है मुझे भाड़ा सबसे। जिस पर मैंने कंडक्टर से तभी सी आवाज़ में कहा, वो भैया मेरा पर्स गिर गया है कहीं। इस पर कंडक्टर ने कहा, क्या भाई साहब बस में चढ़ते वक्त ही भाड़ा मांगा था आपसे, तो आपने दिया नहीं। अब मैं कुछ नहीं जानता, आप बस से यहीं उतर जाइए। मैंने कंडक्टर से बहुत बेनतियाँ की, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार कंडक्टर ने मेरे को बस से उतार ही दिया। मैंने भी कंडक्टर को खूब गालियाँ दी। मुझे उतारते ही बस वहाँ से चली गई। मेरे को बस से उतार दिया गया, यहाँ तक तो ठीक था, मगर परेशानी वाली बात तो ये थी कि वो रोड जहाँ अभी मैं खड़ा था वो दूर दूर तक पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। यहाँ तक कि मेरे पैरों के नीचे आ रही सूखे पत्तों की चड़मड़ाहट की आवाज़ भी मुझे बराबर सुनाई पड़ रही थी। परेशानी में पड़ा मैं बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। मेरे अलावा ना ही कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी नज़र रास्ते से थोड़ी दूरी पर बने एक झोपड़ी पर गई, जहाँ की लाइट जल रही थी। किसी मदद की तलाश में जब मैं उस झोपड़ी के पास पहुंचा, तो पाया कि झोपड़ी के बाहर एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है। मैंने उस आदमी के करीब जाते हुए पूछा, चाचा जी ये कौन सी जगह है? जिस पर उस बूढ़े आदमी ने पहले तो कुछ देर तक मेरा मुंह देखा और फिर कहा, आपको जाना कहाँ है? इस पर मैंने कहा, मुझे तो कटियार जाना है। इस पर उस आदमी ने बताया कि कटियार यहाँ से बहुत दूर है, आप रात भर यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाना। जिस पर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि मुझे रात भर ठंड में जमना नहीं था। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी के भीतर एक बूढ़ी औरत भी थी, जो शायद उनकी वाइफ थी। उन्होंने मुझे अच्छे से खाना पीना खिलाया। बाहर से वो झोपड़ी जितनी पुरानी लग रही थी, अंदर से उतनी ही चमक रही थी। खैर खाना पीना हो जाने के बाद मैं वहीं सो गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो झोपड़ी अब पूरी तरह से जली हुई थी और काफ़ी पुरानी लग रही थी। आसपास कहीं भी वो दोनों बूढ़ा बुढ़िया नज़र नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैं बुरी तरह से सहम गया। मैं वहाँ से उठकर भागने लगा। वहाँ से थोड़ी दूर भागने पर मुझे 2-4 लोग साइकिल पर आते दिखे। मैंने उन्हें रोककर पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले ही उस झोपड़ी में रात को सोते वक्त आग लग गई थी, जिससे वो दोनों बूढ़ा बुढ़िया उसमें जलकर मर गए। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी हर रात उस झोपड़ी में से चीखने की आवाज़ें आती है। तो दोस्तों, ये थी आसित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।